नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी के क्रम में अगर बात की जाए तो मौर्य प्रशासन का हम अध्ययन करेंगे। तो कल हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात की थी, किस तरीके से जो केंद्र में जो शासन का आधार अगर मूल धुरी बात की जाए तो वह राजा ही होता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में देखने को मिलती है और शासन का मूल आधार राजा ही था। उसके अलावा जो बात की जाए मौर्य जो प्रशासन है साम्राज्य की, अगर बात की जाए मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सीधी साधारण भाषा में आपको बताऊं मैं तो शासन करने का जो तरीका होता था राजा महाराजाओं, किस तरीके से वो काम करते थे, किस तरीके के जो प्रांतों की व्यवस्था देखी जाती थी, छोटे छोटे गाँवों में किस तरीके से राजस्व एकत्र करने का कार्य उनके द्वारा किया जाता था, इसकी सहायता के लिए कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, कौन कौन से मंत्री नियुक्त किए जाते, वो सारी बातें हम जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में पढ़ेंगे। देखिए आप कि जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है उसको अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से जो हमने कल पिछली क्लास में बात की थी, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को अलग रखा है, उसका जो प्रशासन यानी कि शासन करने का तरीका वो है, और दूसरा जो सम्राट अशोक का प्रशासन यानी उसका अशोक का शासन करने का तरीका। तो मूलतः पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य आपको भली भांति याद होगा, जिसके द्वारा ही जो क्या मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अंतिम नंद वंश के जो राजा है धनानंद की हत्या करके उसके द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। अब उसका प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य चाणक्य तो था, जिसकी सहायता से उसके द्वारा क्या किया गया था, मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अब इसके शासन करने का तरीका मूलतः जो अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में हमने विभाजित किया मौर्य प्रशासन को, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन और दूसरा सम्राट अशोक का प्रशासन। तो हम बात करेंगे आज चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का जिक्र हम आज करेंगे, जिसके तहत दो महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी शासन को संचालित करने के लिए यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। एक तो मंत्री परिषद होती है और दूसरी जो कौन सी होती है, मंत्रीण होती है। ये दो संस्थाएं हमें देखने को मिलती है, एक तो मंत्री परिषद है और एक मंत्रीण। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों संस्थाओं की हमें देखने को मिलती है। इनका आज हम जिक्र करेंगे। अगर बात की जाए मंत्रीण, मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते थे, इनको वेतन कितना दिया जाता था, इनका काम क्या होता था, किस तरीके से इनको काम करना होता था और राजा के शासन में ये क्या सहायता करते थे, यही सभी बातें इसके तहत हम पढ़ेंगे। तो मंत्री परिषद का हम जिक्र करते हैं। मंत्री परिषद तुम देखते हो वर्तमान परिस्थिति में चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो प्रधानमंत्री की शासन में सहायता है तो मंत्री परिषद होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी होती है। इसी तरीके से जो शासन संचालित करने के लिए राजा की सहायता हेतु यानी कि सम्राट की सहायता हेतु शासन संचालन में मंत्री परिषद होती थी। अब इन मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती, संभवतः जो हम बात की जाए स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। तो इसमें कई जो इतिहासकारों के द्वारा कई स्मृतिकारों के द्वारा इनकी संख्या बताई गई, जिसमें एक बृहस्पति है जो स्मृतिकार है, उनके द्वारा इसकी संख्या बताई गई है मंत्री परिषद की संख्या, कि मंत्री परिषद की संख्या संभवतः कितनी होती थी, 16 होती थी। ये इनके द्वारा किसके द्वारा, बृहस्पति के द्वारा बताया गया है। अब उसी के आधार पे कौटिल्य अलग बात करते हैं। कौटिल्य कौन, जो चाणक्य है, जो किसके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा कहा गया कि इसकी सदस्य संख्या कोई निश्चित नहीं होती थी, आवश्यकता अनुसार इसकी सदस्य संख्या होती थी। राजा को जितने सदस्यों की आवश्यकता होती थी उसके आधार पर वह उन मंत्री परिषद के सदस्यों की क्या कर देता था, नियुक्ति कर देता था। ये बात किसके द्वारा कही गई है, कौटिल्य के द्वारा कही गई है। लेकिन विमल चंद्र पांडे है, ये इसके बारे में और बताते हैं कि मंत्री परिषद वाकई में क्या चीज़ थी। अब मंत्री परिषद के बारे में कहते हैं अधिवेशन
अधिवेशन बोले तो सम्मेलन, आयोजन, कुछ भी समझो तुम। मंत्रिपरिषद का सम्मेलन जो बात की जाए, अधिवेशन तो होता है जैसे संसद के अधिवेशन होते, सत्र वगैरह होते, उसी आधार पे जो मंत्रिपरिषद है उसका भी अधिवेशन होता था। अब ये अधिवेशन किन किन परिस्थितियों में बुलाया जाता था, ऐसे थोड़ी ना मंत्रिपरिषद के सदस्यों का डेली अधिवेशन, जो दैनिक राजकार्य है उनके लिए जो अधिवेशन नहीं बुलाया जाता था, किसका, मंत्रिपरिषद का। कोई विशेष कार्य होता यानी कि मान लो कोई आपातकालीन स्थिति है, किसी शत्रु राज्य के द्वारा आक्रमण कर दिया, या कोई प्रांत में विद्रोह हो गया, तब जाकर क्या होगा, मंत्रिपरिषद का अधिवेशन होगा। राजा इन मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बुलाएगा और कहेगा कि अब आप मुझे सलाह दीजिए कि अब मुझे कैसे काम करना चाहिए या क्या काम करना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद का जो अधिवेशन है, विमल चंद्र पांडे के अनुसार कहा गया है कि दैनिक राजकार्यों के लिए न बुलाकर विशेष कार्यों के लिए ही मंत्रिपरिषद का क्या अधिवेशन बुलाया जाता था। ये बात किसके द्वारा कही गई है? विमल चंद्र पांडे के द्वारा की गई है। कोई विकट समस्या आ गई, मान लो राज्य के सामने, वही बात किसी शत्रु का आक्रमण हो गया, या किसी देश पे सैन्य कार्रवाई करनी हो, या कोई अंदरूनी प्रांत में कोई, जैसे मान लो जिस तरीके से तक्षशिला में विद्रोह हुए थे ना, जो बिंदुसार के समय, तो ऐसी परिस्थितियां होती है। उन परिस्थितियों में या फिर राजस्व से संबंधित कोई समस्या हो, राजस्व एकत्रण से संबंधित हो, या राजस्व बढ़ाना हो, घटाना हो, उससे संबंधित जो समस्या, विशेष समस्या होती थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए ही जो क्या किया जाता तब मंत्रिपरिषद का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता, विशेष कार्यों के लिए, न कि छोटे मोटे कार्यों के लिए जो दैनिक राजकार्य होते थे उनके लिए। अब इनको उस वक्त अगर बात की जाए तो अच्छा खासा वेतन भी मिलता था। ये सवैतनिक कर्मचारी होते थे, जिस तरीके से इनका वेतन निर्धारित था। और वेतन में अगर बात की जाए तो इनकी अच्छी खासी स्थिति थी, खूब सारा वेतन इनको मिलता था। उस समय अगर बात की जाए तो 12,000 पर्ण वार्षिक प्रत्येक सदस्य को, 12,000 पर्ण वार्षिक। ये पर्ण क्या है? ये मुद्रा है। पर्ण मुद्रा होती है, जैसे टका होती है, रुपया होती है, मुद्रा है। उसी आधार पे उसमें जो मौर्य काल के दौरान जो मुद्रा को क्या कहा जाता था? पर्ण कहा जाता था। तो प्रत्येक सदस्य को वेतन मिलता था, 12,000 पर्ण मिलता था वेतन, खूब सारा वेतन मिलता था। क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या तुम देखोगे 16 ज़्यादा से ज़्यादा ये बताते हैं, उसके आधार पर थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम होगी। और शासन संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजा को जो बात की जाए, सलाह और परामर्श इनके द्वारा दिया जाता है। तो ये शासन कार्य में राजा की सहायता करते थे, इनको अच्छा खासा वेतन भी यहाँ मिलता है। अब ये जो बात की जाए मंत्रिपरिषद की कार्यवाही या कार्य करने का जो तरीका है, उसके बारे में भी हम जिक्र कर ले। तो ये काम कैसे करते थे? तो यही आधार है जो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता। जैसे 20 सदस्य या 16 सदस्य, अगर 9-10 सदस्य एक तरफ है, मतलब कि इस तरीके से ये हमें कार्य करना चाहिए, तो उसके आधार पर मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया जाता। बहुमत को आधार माना जाता। वर्तमान समय भी तुम देखोगे इसी आधार पर क्या है, किसी भी विधेयक को या पास करने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए बहुमत का ही तो आधार लिया जाता है। उसी तरीके से जो हमें यहाँ देखने को मिलता है, बहुमत के आधार पे जो मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन राजा के पास विशेषाधिकार होते थे। अगर बात की जाए, राजा वह बहुमत के विपरीत भी कार्य कर सकता था। अगर राजा को ऐसा लगे कि ये कार्य ऐसे करना उचित है, तो चाहे बहुमत मंत्रिपरिषद का किधर भी हो, लेकिन उसके विरुद्ध भी वह काम कर सकता था। तो राजा तो जैसे हमने कहा कि स्वेच्छाचारी और निरंकुश होता था, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार। हालांकि उसकी बात की जाए, उस शक्तियों पर नियंत्रण भी रखा जाता है, ऐसी बात नहीं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के द्वारा उसकी शक्ति को संतुलित और नियंत्रित किया जाता था। फिर भी बात की जाए, राजा जो बहुमत को दरकिनार करते हुए भी कोई कार्य कर सकता था, ये अधिकार सिर्फ राजा के पास होता था। अब इसकी जो कार्यवाही होती थी, बात की जाए, उसकी गोपनीयता को भी रखा जाता। बात की जाए मंत्रिपरिषद की जो मंत्रणा होती थी, यानी मंत्रणा यानी बातचीत होती थी। मंत्रणा किसे कहते हैं? बातचीत। ये जो कोई फैसला लेते थे मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रणा करते हुए जो कोई फैसला, डिसीजन इनका आता था, उस डिसीजन को गोपनीय रखा जाता था, उसकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाता था। ये इसके काम करने का तरीका होता था। और प्रत्येक सदस्य के पास जो डिपार्टमेंट भी होते थे, विभाग, यानी अलग अलग विभाग कार्य करने के लिए दिए होते। जैसे किसी को खनन विभाग दे दिया, किसी को पशुपालन विभाग, जैसे वर्तमान समय मंत्री होते हैं इनके अलग अलग कार्य, किसी को वित्त विभाग दे दिया, किसी को जो जल मंत्रालय दे दिया जाता है। तो इसी आधार पर अगर बात की जाए तो
इन जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग कार्य करने हेतु दिए गए थे और एक सदस्य के पास संभवतः 1 या 2 विभाग हो सकते थे। तो ये जो मंत्रिपरिषद का काम करने का तरीका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में अगर बात की जाए मंत्रिपरिषद की भूमिका रहती है। और ये मंत्रिपरिषद का वर्तमान समय की तरह तुम देखते हो कि जो मंत्रिपरिषद है, तो अगर मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व, हमें उस जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का अगर कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या कोई, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है वर्तमान समय। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, मतलब उस समय संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत मंत्रिपरिषद का बिल्कुल नहीं था। तो ये मंत्रिपरिषद की कहानी रहती है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अब बात करते हैं दूसरी संस्था मंत्रिण। ये मंत्रिपरिषद की कर दी, ये संस्था है जो अगर बात की जाए इसके पास अधिकार इस मंत्रिपरिषद के सदस्यों से ज़्यादा था और उसका पद भी, इनका पद अगर बात की जाए पोस्ट की बात की जाए तो उनसे काफ़ी ऊंची पोस्ट थी। तुम वेतन के आधार पर अनुमान लगा सकते हो, इनका वेतन है 12,000 पण वार्षिक दिया जाता मंत्रिपरिषद के सदस्यों, बल्कि मंत्रिण के सदस्यों को बात की जाए 48,000 पण वार्षिक जो दिया जाता है। अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन से संबंधित हमने मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं मंत्रिण की। 2 संस्थाएं होती थी, अगर मैं बताऊं आपको, शासन को संचालित करने के लिए जो राजा की सहायता करती थी वो 2 संस्थाएं होती थी। इसमें एक तो मंत्रिपरिषद होती जिसका जिक्र किया हमने, उसके अलावा ये मंत्रिण होती थी, ये भी एक संस्था होती थी, ये भी राजा की शासन संचालन में सहायता करती थी। अब इसके सदस्यों की संख्या बात की जाए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या से कम होती थी। वहाँ पे हमें देखने को मिला, बृहस्पति कहता 16 होती है, कौटिल्य ने कहा कि आवश्यकता अनुसार होती है। यहाँ बात की जाए तो मंत्रिण के सदस्यों की संख्या 3 अथवा 4 होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसमें अगर बात की जाए तो एक तो युवराज होता था, एक प्रधानमंत्री होता था, एक सेनापति जो सेना का मुखिया, एक सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष यानी खजाने का जिसके पास अधिकार हो, खजाने पे जिसका नियंत्रण हो, उसे सन्निधाता कहते हैं। इनकी 4 सदस्यों की ये जो संस्था होती थी, ये संस्था अगर बात की जाए, इनका पद जो अगर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बात की जाए उनसे काफ़ी ऊंचा होता था। जिस तरीके से इनसे वेतन के बीच में जो फ़र्क है उसके आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हो। वेतन के आधार पर अगर बात की जाए तो इनका तो 12,000 पण वार्षिक वेतन है प्रत्येक सदस्य का। अगर बात की जाए 12,000 पण पूरे साल भर में मिलते थे, और मतलब महीने का तुम निकालोगे तो महीने का कितना निकल जाएगा, 1,000 पण इनको वेतन मिलता था। ठीक है, अब इनका वेतन है जो इनसे काफ़ी ज़्यादा है। इनका वेतन तुम देखोगे 48,000 पण वार्षिक मिलता है। अगर इसी में से तुम महीने का निकाल लो तो 3,000 पण तो इनको क्या मिलता है, 1 महीने का वेतन मिलता है। तो इनके पगार में 3 गुना फर्क है यहाँ देखने को मिलता है। तो इसके आधार पर ये अनुमान लगा सकते हो आप स्पष्टतः, ये जो इनके सदस्यों की संख्या कम है तो इनका पद है जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों से काफ़ी ऊंचा होता था। अब इनके परामर्श के आधार पर राजा जो शासन संचालन करता था, और अब इनका परामर्श क्या, इसका तो विशेष कार्यों के लिए अगर बात की जाए, कोई विशेष कार्य होता तो इसके लिए अधिवेशन बुलाया जाता मंत्रिपरिषद का। अब दैनिक कार्यों की अगर बात की जाए, राजा के द्वारा जो शासन संचालन किया जाता था, उन दैनिक कार्यों में जो संचालन हेतु जो इनकी नियुक्ति होती थी, और दैनिक कार्यों के संचालन में इनके द्वारा जो इन सदस्यों के द्वारा, चाहे युवराज की बात कर लो, प्रधानमंत्री, सेनापति और सन्निधाता के द्वारा जो किसको, राजा को परामर्श दिया जाता था। तो इन आधार पर जो बात की जाए, इन 2 संस्थाओं के सहयोग से जो बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने शासन को संचालित किया जाता था। अब बात करेंगे, इसके अलावा भी तुम देखोगे कि कई तरीके के जो अध्यक्ष पद होंगे, और उसके अलावा जो कई है, जो बात की जाए जो ये तीर्थ है, जिसे तीर्थ कहते हैं, अन्य पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी होते हैं, जो अन्य अधिकारी, जिस तरीके से तुम कलेक्टर, SDM उसके आधार पे अधिकारी होते हैं, उनको तीर्थ भी कहा जाता है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के नामों का उल्लेख, यानी 18 बड़े अधिकारियों के, पदाधिकारियों के नामों का उल्लेख होता है, वो भी शासन कार्य संचालन में सहयोग करते थे। उसके अलावा हम बात करेंगे अन्य अध्यक्ष होते थे जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलता था, उनका भी सहयोग होता था। तो इस तरीके से इन 2 संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय और
इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने शासन को संचालित किया जाता है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और अपनी बात जो भी बात है आपके या कोई सुझाव या राय है वो भी आमंत्रित आप जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।